नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉमन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के ऊपर, जो कि आगामी ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी ट्री और यूजीसी नेट परीक्षाओं के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हो सकता है। जो भी विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी कुछ देने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि अगर हम बीपीएससी की बात करें, तो इसके सिलेबस को लेकर बहुत क्लियरिटी नहीं है कि हूबहू एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न रहेंगे या फिर एससीईआरटी लिखने के लिए लिख दिया गया है। लेकिन 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो परीक्षा पिछली बार हुई थी, वहाँ पर जिस प्रैक्टिस सेट को हम आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए थे। कुछ विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं लगातार कि इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। मैं अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि कहाँ-कहाँ से सवाल बीपीएससी ने उठाया हुआ है, ठीक है? लेकिन एनसीईआरटी, एससीईआरटी पर पहले भी हमने कुछ मैटर आप सभी को दिया है, ताकि आपका मनोबल या कॉन्फिडेंस बना रहे, आप हतोत्साहित ना हो। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट को भी आपको गंभीरता से लेकर चलना पड़ेगा। जहां तक ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी की बात है, तो इसको कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है सीबीएसई, और सीबीएसई ने अभी तक जितनी भी परीक्षाएं करवाई हैं, प्रवक्ता से संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, यूजीसी नेट से रिलेटेड, उन्हीं पेपर्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देख पाएं, आपका रिवीजन भी हो। जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट रिवीजन के तौर पर है। क्योंकि आप देखेंगे कि यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम या पैटर्न भले बदला हुआ है, लेकिन अगर उसमें 100 क्वेश्चन है, तो लगभग 60 क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सेट की तरह ही दिखाई पड़ेंगे, जिसमें प्रकाशन वर्ष, सुमेलित, कथनों से रिलेटेड, वन लाइनर, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला होती है, पात्रों से रिलेटेड 60 क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेंगे। बाकी यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक पे हम परीक्षा से पहले ही एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिससे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। और कहा भी जाता है कि जो निःशुल्क है वही जरूरी है। ये टैगलाइन भी यहाँ पर चल रही है, और ये टैगलाइन देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनको कहीं न कहीं जरूर लाभ मिल रहा होगा। और इस चैनल की जो जरूरतमंद आप सभी के लिए जो जरूरी चीजें थी, वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं हम प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि पूछा गया कि कुवलयमाला कथा के रचनाकार है। कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है उद्यतन सूरी, मेरुतुंग, दामोदर शर्मा, हेमचंद। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि कुवलयमाला कथा को आपने आदिकाल के दौरान कहीं न कहीं पढ़ा होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, उद्यतन सूरी। ये रचना 8वीं सदी के आसपास में लिखी गई थी, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। बाकी मेरुतुंग की रचना भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, दामोदर शर्मा, हेमचंद। ये जितनी भी आदिकालीन यहाँ पर कवियों, लेखकों का नाम दिया गया है, पढ़ते वक्त आप जब सेल्फ स्टडी करें, तो इनकी रचनाओं को जरूर ध्यान में रखें। कुवलयमाला कथा के रचनाकार है उद्यतन सूरी। अगला प्रश्न है कि खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है पहेलियों का संकलन, मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश, मनोरंजन परक रचना। तो खुसरो की रचना खालिक बारी क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, फारसी हिंदी शब्दकोश के तौर पर हम खालिक बारी को जानते हैं। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि खुसरो की जो विशेषताएं हैं, कि वो पहेलियां लिखते हैं, मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, तो उन्होंने मनोरंजन से भी जोड़कर देखा है खुसरो की रचनाओं को। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए, कहीं ना कहीं सभी ऑप्शन खुसरो से जुड़े हुए। तो अगर आप अमीर खुसरो के बारे में विस्तार से नहीं पढ़े हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपने चंद समय में जानकारी हासिल कर ली। मोटे तौर पर जिसके लिए प्रश्न पूछा गया था कि खालिक बारी किस चीज के लिए जाना जाता है, या फिर इसमें किस चीज का संकलन किया गया है, तो इसे कहा जाता है फारसी हिंदी शब्दकोश।
अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी यहां पर ऑप्शन में नाम दिए गए सभी नाम कहीं न कहीं विद्यापति की रचनाओं का मूल्यांकन किए हुए हैं। शिव प्रसाद सिंह की भी किताब इन पे है, राम वृक्ष बेनीपुरी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में बात की। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है कि पदावलियों को जीव और परमात्मा के रूपक के तौर पर देखा है, सही जवाब है ऑप्शन बी, आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध में देखा है, उसके रूपक के तौर पर देखा है। इसी तरीके से आपने बहुत चर्चित कथन पढ़ा भी होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, तो वो भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पर एक नया प्रश्न आपके लिए था कि पदावलियों को जीव और परमात्मा के रूपक के तौर पर किसने देखा है? तो आनंद कुमार स्वामी ने इसको देखा है। अगला प्रश्न भाषा विज्ञान से रिलेटेड यहाँ पर कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ऑप्शन दिया गया है ब्राचर, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। तो जब हम हिंदी भाषा के विकास को पढ़ते हैं, उसमें उपभाषाओं को पढ़ते हैं, उपभाषाओं का विकास अलग अलग अपभ्रंशों से हुआ है, जिसमें माना जाता है कि कुल 7 अपभ्रंशों का विभाजन किया गया है, जिसमें चौरसेनी से लेकर अर्धमागधी तक के अपभ्रंशों की बात की गई। तो हमें बताना है कि सिंधी भाषा का विकास इसमें से किस अपभ्रंश के माध्यम से हुआ है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ब्राचर। ऑप्शन में दिया गया था ब्राचर, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। आप देखेंगे कि अर्धमागधी से भी सवाल पूछा जाता है कई बार, ये पूर्वी हिंदी, मागधी जो है बिहारी हिंदी से रिलेटेड हो गया, और ब्राचर जो है वो सिंधी हिंदी से, सिंधी भाषा से संबंधित हो गया। ठीक है। पैसाची का आप देखेंगे कि जो पंजाब का क्षेत्र है, पंजाबी से जुड़ा हुआ जो जो भाषा क्षेत्र है, वहां से इसको जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रश्नों को देखिए तो आप अपनी तैयारी का स्व मूल्यांकन कीजिए कि प्रश्न अगर परीक्षा में घुमाकर भी आते हैं तो हम जो भी अभी तक रिवीजन कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, उसमें भी देख लें। आज सिंधी भाषा का पूछ रहा है, कभी ब्रज भाषा का पूछ देगा, कभी अवधी भाषा का पूछ देगा, कभी मैथिली का पूछ देगा, बिहारी का, कहीं से भी सवाल आ सकते हैं। चलते हैं, बात करते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोंगरी, संथाली, बोडो, भोजपुरी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा को 343 से लेकर 351 के बीच में मान्यता दी गई है। वहां पर अनुच्छेदों में, अलग अलग अनुच्छेदों में बातें कही गई हैं, और इसको रखा गया किसमें? 8वीं अनुसूची में। कौन सी ऐसी भाषा है जो इस प्रश्न के अनुसार नहीं शामिल है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भोजपुरी। आप देखेंगे कि हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली अगर कोई बोली है या फिर भाषा है वो है भोजपुरी, लेकिन अभी तक इसको 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। और विकल्प में जितने भी नाम दिए गए हैं सबको 8वीं अनुसूची में राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा जो शब्द के पहले आकर लगता हो, ठीक है, शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता हो, उसे उपसर्ग कहते हैं। ऐसी का भाई है प्रत्यय, जो कि शब्द के बाद में आकर लगता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा उपसर्ग नहीं है, हमें बताना है। अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। तो ये प्रश्न देखिए देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जल्दीबाजी में इसके बहुत लोग गलत आंसर दे सकते हैं। हम देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। अपराध जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी में अपमान, अपयश, अपमति, ये सभी क्या है? सब में उपसर्ग लगा हुआ है, अप उपसर्ग। लेकिन अपराध में अगर हम अपराध को तोड़ देते हैं, अलग अलग लिखते हैं, तो इसका कोई अर्थ यहां पर नहीं निकलेगा, बाकी का निकलेगा। अपमान का मतलब मान में, इज्जत में जब कमी आए। अप का मतलब जब गिरावट जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। यश कीर्ति में जब गिरावट, मति मतलब बुद्धि में जब गिरावट। तो कुल मिलाकर सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अपराध में कोई उपसर्ग नहीं लगा है।
अगला प्रश्न है कि सबरस के रचनाकार, सबरस के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंशा अल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां। तो सबरस नाम से ऑप्शन में जितने नाम दिए गए हैं, इनको देखने से आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि ये सब कहीं न कहीं दक्षिणी हिंदी से जुड़े हुए रचनाकार हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए मुल्ला वजही। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? जितने भी प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड सवाल आ ही रहा है। अगर जो विद्यार्थी लगातार इन चारों प्रैक्टिस सेट्स को अभी फॉलो कर रहे होंगे तो उनके दिमाग में आ गया होगा कि हमें किस पॉइंट को ज्यादा फोकस करना है। कोई जरूरी नहीं है कि जो आप किताब पूरी खरीदे हैं उसको पूरा ही पढ़ जाएं। कई बार हम तकनीकी तौर पर समझने की कोशिश भी करते हैं कि प्रश्न आखिरकार कहां कहां से उठ रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से प्राय परीक्षाओं में सवाल आते हैं क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट है फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया गया 1800 ईस्वी, 1805, 1857, 1900 ईस्वी। तो जितने भी यहाँ पर ईस्वियां दी गई हैं सब महत्वपूर्ण है अपने अपने चीजों के लिए, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई सन 1800 ईस्वी में। अब कहाँ हुई? आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि कोलकाता में हुई। कौन कौन इससे जुड़े हुए थे, इसका प्रिंसिपल कौन था, क्या? हम स्थापना को तो बहुत ध्यान में रखते हैं कि 1800 ईस्वी में हुआ, लेकिन ये फोर्ट विलियम कॉलेज बंद भी हुआ था सन 1854 ईस्वी में, इसको बंद कर दिया गया था। तो देखिए पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने एक नई जानकारी यहाँ पर हासिल की। मैं भी पढ़ रहा था तो एक जगह मैंने देखा कि लिखा गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज जब 1854 में अंग्रेजी सरकार ने एक कोई एक्ट लाया जिसके वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। तो मेरे मन में आया कि जब मैं आप सभी को पढ़ाने आऊंगा तो इसको जरूर बताऊंगा कि हम लोग याद तो रखते हैं कि स्थापना कब हुई, लेकिन ये कब बंद हुआ था ये भी याद रखिए, सन 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं? अमृतलाल नागर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुर सेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर। तो बेकसी का मजार उपन्यास है और सही जवाब है कि ऑप्शन बी प्रताप नारायण श्रीवास्तव इसके उपन्यासकार हैं। सरस्वती पत्रिका, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्व है वैसे ही सरस्वती पत्रिका का भी है। यहां पर सवाल पूछा गया कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। आमतौर पर सवाल पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला या फिर कब तक किया, लेकिन यहाँ पर प्रथम संपादक से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बाबूश्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी हो गया कि बाबूश्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक थे जो सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये माना जाता है कि पहले चिंतामणि घोष इसके संस्थापक संपादकों में थे, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया उसके आधार पर यहाँ पर जो नाम दिया गया वो बाबू श्याम सुंदर दास का दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। काव्य हेतुओं की जब भी चर्चा की जाती है तो आपके मन में भारतीय काव्य शास्त्र आ जाना चाहिए और साथ में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीन काव्य हेतुओं की चर्चा बार बार होती रही। अब यहाँ पर पूछा गया कि व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया गया परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, प्रगाढ़ पांडित्य। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी शब्द ज्ञान काव्य हेतुओं का सही अर्थ है। वैसे आप देखेंगे कई जगहों पे संस्कृत आचार्यों ने व्युत्पत्ति को लोक से भी जोड़कर देखा है, लोक से भी जोड़कर देखने की कोशिश की गई। सही जवाब यहाँ पर इसका शब्द ज्ञान है। पूछा गया कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है। मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी काफी पड़ा हुआ है, जिसमें अज्ञे, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी जैसे आपने रचनाकारों को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भारतीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि यूरोपीय दृष्टिकोण से सवाल पूछा गया है कि मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है। ऑप्शन दिया गया एडलर, फ्रायड, जुंग, सार्त्र। तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि हमने तो सार्त्र को पढ़ा था, अस्तित्ववाद से संबंधित है, यहाँ पर दिया गया तो ये क्या हो गया ऑप्शन गलत हो गया। बाकी तीनों जो नाम है इनका संबंध किसे है? मनोविश्लेषणवाद से है। अगला प्रश्न है कि काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। काव्य गुणों की जब भी चर्चा की जाती है तो अलग अलग आचार्यों ने काव्य गुणों को माना है। मुख्य तौर पर हम 3 मानते हैं, लेकिन कई जगहों पर इसकी संख्या 10 भी मानी गई है और
वामन को माना जाता है कि ये काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य रहे। ऑप्शन जो दिया गया था कि रुद्रट हैं, दंडी हैं, वामन, अप्पय दीक्षित, सही जवाब है ऑप्शन सी। वामन को काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य के तौर पर माना जाता है और इन्होंने इसकी संख्या मानी है 20। ये भी सवाल परीक्षाओं में खूब पूछा जाता रहा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि वैदग्ध्य अभंगी भणति किसका सूत्र है? वैदग्ध्य अभंगी भणति किसका सूत्र है? ऑप्शन दिया गया कुंतक, भोज, राजशेखर, पंडित राज, जगन्नाथ। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि कुंतक ने जो वक्रोक्ति का लक्षण दिया हुआ है उसी लक्षण में से एक छोटा सा पॉइंट काट कर यहाँ पर प्रश्न के तौर पर बना दिया गया, जिसको सूत्र के रूप में देखा गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य कुंतक। यहां पर आप देखेंगे संधि विच्छेद हुआ है। आप जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो एक रचनाकार हैं जो कि अभंग छंद के लिए जाने जाते हैं। अगर कोई विद्यार्थी धैर्य बनाकर क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच पाए हो तो आप जरूर बताइए कि अभंग छंद के लिए हिंदी में किसको जाना जाता है। यह भी सवाल कई बार परीक्षाओं में आता है और जैसे मैंने इसको देखा यहाँ पर तो मेरे मन में यह सवाल आ गया। आप जरूर कमेंट्स कर बताइए, लेकिन इस सूत्र को ध्यान में रखिए कि कुंतक का है। अगला प्रश्न है कि हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? हठयोग का प्रभाव, ऑप्शन दिया गया है स्वयंभू, घाघ भट्टरी, गोरखनाथ, अद्यहमार। तो किसके ऊपर पड़ा? तो हठयोग जो कि पतंजलि के योग दर्शन से प्रभावित रहा है और गोरखनाथ ने इसको ज्यादा स्थापित किया है हिंदी साहित्य में देखा जाए तो। और यह भी माना जाता है कि हठयोग में ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र इस तरीके से लगाया गया है, ठीक है ना। तो सूर्य और चंद्र हमें ध्यान में रखना है कि हठयोग का प्रभाव ज्यादातर गोरखनाथ के ऊपर पड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 उसको देखते हैं। पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। जिस तरीके से फोर्ट विलियम कॉलेज सरस्वती पत्रिका से प्राय सवाल पूछे जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सवाल पूछे ही पूछे जाएंगे। इनके बिना कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी जो कि कंप्लीट होगी, अधूरी ही रह सकती है। इसीलिए मैं भी इस चैनल पर ज्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में ही चर्चा करता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन दिया गया विसंगति बोध, लोक मंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था, विरुद्धों का सामंजस्य। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कि नहीं है? तो आप देख रहे हैं कि नीचे के जो तीनों सिद्धांत दिए गए ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए, लेकिन जो विसंगति बोध है, जिसको हम विसंगति बोध को हम बोलते हैं कई बार बोलते हैं इसको विडंबना से भी जोड़कर देखते हैं, तो ज्यादातर इसका प्रयोग आप देखेंगे कि नई कविता के संदर्भ में हुआ है, ठीक है, या फिर नई समीक्षा में ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सिद्धांत विसंगति बोध नहीं है, बल्कि है लोकमंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था। जब कविता क्या है निबंध पढ़ेंगे तो इसमें आएगा विरोधों का सामंजस्य। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर ये बार बार शब्द का प्रयोग वो करते हैं। अगला प्रश्न है काफी जाना माना प्रश्न, ये पूछा गया कि इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? संकलन त्रय की संख्या 3 है, किसकी गणना नहीं की जाती है? ऑप्शन दिया गया कि समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन, कार्य संकलन। तो इसका जो सही जवाब है कि नहीं की जाती है, हमें नहीं पर जोर देना है। तो प्रभाव संकलन कोई संकलन नहीं है, बल्कि समय है, स्थान भी है और कार्य संकलन भी है। इन तीनों को आप अपने कॉपी पर जरूर नोट करके रखिए और पहले से भी जानते हो। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? कई बार पूछा जाता है कि इसको स्थापित करने वाले कौन? ऑप्शन दिया गया है अज्ञेय, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, भगीरथ मिश्र। तो हिंदी जाति, पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा कि हिंदी जाति की अवधारणा पर किसने जोर दिया, यहां पर उसी तरीके का प्रश्न आया। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है बहुत ही छोटा प्रश्न, भाषा और संवेदना के लेखक हैं जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमेश चंद्र शाह, विजय देवनारायण शाही। तो भाषा और संवेदना के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी को माना जाता है और इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसमें भी संवेदना शब्द लगा हुआ है। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार हैं
नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता। तो नूतन ब्रह्मचारी लिखा है, इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि बालकृष्ण भट्ट ने इसको लिखा है। बालकृष्ण भट्ट जो कि भारतेंदु युगीन रचनाकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अंगद का पांव के लेखक हैं। अंगद का पांव, ऑप्शन दिया गया है हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल। तो अंगद का पांव के रचनाकार हैं ऑप्शन डी, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया ये रचना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन दिया गया परती पर कथा, झूठा सच, मैला आंचल, गोदान। तो कालीचरण काफी महत्वपूर्ण नाम, तो ये किस उपन्यास से रिलेटेड है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मैला आंचल। मैला आंचल की भूमिका, इसके पात्रों को, इसकी विषय वस्तु को बिल्कुल ध्यान में रखिए, यहां से सवाल प्राय परीक्षाओं में आते रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? विशेष तौर से पूछा गया कि हिंदी की नहीं है। ऑप्शन दिया गया कृष्णा सोबती, राजी सेठ, मधु कांकरिया, महाश्वेता देवी। तो कौन ऐसी महिला रचनाकार है जो कि हिंदी से नहीं है? तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि महाश्वेता देवी, जिनको कि हम बांग्ला की कथाकार के तौर पर जानते हैं। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तुलसीदास की रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रख कर जाइए, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 5 बड़े ग्रंथों की बात की और 7 छोटे ग्रंथों की बात की है। टोटल 12 ग्रंथों की चर्चा शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है और हमने भी वीडियो लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में तुलसीदास। तो उसमें पता चल जाएगा कि संतों महंतों के बारे में तुलसीदास ने किस रचना में चर्चा की। ऑप्शन दिया गया वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, वैराग्य संदीपनी नामक रचना में तुलसीदास ने संत महंतों की लक्षण का वर्णन किया हुआ है कि संत कौन है, महंत कौन है, उनके लक्षण क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख रहे हैं, मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि कोई भी प्रैक्टिस सेट आप देखिए तो हर प्रैक्टिस सेट से कुछ न कुछ ऐसे रिवाइज्ड और घुमाकर सवाल पूछे जाते हैं जो आपको लगता है कि हमने तो पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था। यहां पर देखिए कुछ वैसा ही प्रश्न आया, पूछा गया कि दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। तो दृष्टकूट पदों के बारे में सूरदास का नाम लिया जाता है और उनकी एक रचना है साहित्य लहरी। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, पूछा गया कि सुख सागर के रचनाकार। देखने में यह सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप भी परीक्षाओं में जाएंगे तो 100 प्रश्न पूछे गए तो उसमें से 60 प्रश्न तो आसान ही रहते हैं, बाकी जो 40 प्रश्न रहते हैं वही सब टर्निंग पॉइंट्स करते हैं, वही सब कट ऑफ निर्धारित करते हैं। तो कम से कम हम उन आसान सवालों को इतना ध्यान में रखें कि वो गलत ना हो। आप परीक्षाओं में तब पीछे होने लगते हैं जब आपके आसान प्रश्न गलत होने लगते हैं। तो सुख सागर के रचनाकार कौन है? जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो आपका दिमाग विकल्पों पर भी होना चाहिए। सुख सागर ऑप्शन दिया गया लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, बाबू हरिश्चंद्र, मुंशी सदासुख लाल नियाज। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन डी हो गया कि सुख सागर के रचयिता। विकल्प में कभी नियाज भी लिख सकता है या फिर मुंशी सदासुख लाल भी आ सकता है। बाकी नाम आप देख रहे हैं कि इसमें से 3 नाम तो फोर्ट विलियम कॉलेज से कहीं न कहीं रिलेटेड आपको दिखाई देंगे। बाकी बाबू हरिश्चंद्र, जिनको कि आधुनिक काल का हम जनक भी मानते हैं हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से। तो सही जवाब यहां पर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक थे। बाला बोधनी, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, विकल्प पढ़ देता हूं मैं क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत दृष्टिहीन विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, दिव्यांग, जिनके लिए भी ये उपयोगी हो जाए। ऑप्शन दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, पंडित राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो बाला बोधनी सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। लेकिन हमें ध्यान में रखना है इसी प्रश्न में कुछ और आगामी प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। बाला बोधनी कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। और एक जोड़ लीजिए कि ये स्त्री समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, यानी मेन
इसके केंद्र में स्त्री रही है। ठीक है, तो बाला बोधिनी नाम से ही पता चल रहा है, बाला शब्द का अर्थ ही होता है स्त्री। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर कि जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है। जयवर्धमान, जयवर्धन नहीं है, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। तो हमें बताना है कि आखिरकार इसके नाटककार कौन है। सही जवाब है ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है। मुकुल नामक कविता संग्रह किसका है। ऑप्शन दिया गया नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मुकुल और त्रिधारा नाम से आपने जरूर किसी न किसी किताब में पढ़ा होगा। यहाँ पर मुकुल से रिलेटेड सवाल आ गया। सही जवाब है ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसी विकल्प में एक उपनाम दिया गया है जिसको कि आप किसका पूरा नाम अंचल है, तो मन में आपके आ जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे मन में ही नहीं कुछ आ रहा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि अब धीरे धीरे उनका दिमाग काम करना शुरू कर दिया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं दिमाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया। चक्कर क्लब के रचनाकार हैं, चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया गया अमृतलाल नागर, नगेंद्र, यशपाल, बाल मुकुंद गुप्त। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, यशपाल की रचना है चक्कर क्लब। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। पूछा गया कि चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया रणबीर कांगा, पदम सिंह शर्मा, कमलेश, राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचवे। चेखव एक इंटरव्यू, सही जवाब है ऑप्शन सी, राजेंद्र यादव की रचना है चेखव एक इंटरव्यू। अगला प्रश्न है यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, काव्य पंक्ति किस कवि की है। मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, हृदयनाथ, मंझन। यह प्रश्न उन 40 प्रश्नों में, जैसा कि मैंने कहा कि 100 में आपको 60 प्रश्न तो आते ही आते रहेंगे, बाकी जो 40 प्रश्न है आपको कठिन दिखाई पड़ सकते हैं। तब यह माना जाता है कि पेपर का लेवल काफी हार्ड था। नहीं तो अगर आप सावधानी से करेंगे तो 100 में आप 70-75 भी जा सकते हैं। तो ये उन 40 में शामिल है। अब आप कितनी भी किताब पढ़कर जाएंगे, इस तरीके के प्रश्न आपको अनुमान से या फिर बाई लक ही सही कर पाएंगे आप। तो यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, काव्य पंक्ति किसकी है। सही जवाब है ऑप्शन डी, मंझन कवि द्वारा इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जसुदा कहां कहो हौ बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कहे नहीं जात। ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। ऑप्शन दिया गया सूरदास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, हरिदास। ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 3 ऐसे नाम हैं जिनका संबंध अष्ट छाप से है और एक का अलग संप्रदाय है हरिदास। आप जानते हैं कि किस संप्रदाय से है, लेकिन यहां पर हमें बताना है कि यह पंक्ति किस कवि की है। जसुदा कहां कहो हौ बात, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चतुर्भुज दास। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें 60 से 70% विद्यार्थी सूरदास लगाकर आएंगे क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे या फिर इस प्रैक्टिस सेट को आप देख लेंगे तो आप चतुर्भुज दास को यहाँ पर सही आंसर लगा के आएंगे। और आपके लिए मैं यहाँ पर एक सवाल छोड़कर आगे बढ़ूंगा कि चतुर्भुज दास अष्ट छाप में किसके शिष्य के तौर पर जाने जाते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो आप दिमाग लगाइए कि ये किसकी काव्य पंक्तियां हो सकती हैं, आपने कहीं पढ़ा है या फिर ये नया प्रश्न है। अगर ये नया प्रश्न है तो इसको आप अपने कॉपी पर जरूर नोट करिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 35 है कि क्या इस सवाल में पूछा गया है कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कमलेश्वर, ये वही कमलेश्वर हैं जिन्होंने नई कहानी की भूमिका नाम से पुस्तक भी लिखी है और नई कहानी जो भी आंदोलन रहे हैं, आंदोलन भी इन्होंने चलाया है। अब वो कौन सा आंदोलन है आपके दिमाग में आ गया होगा। आपको दिमाग अपना रबर की तरह दौड़ाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं आपके दिमाग पर फोकस नहीं करूंगा, प्रेशर नहीं दूंगा,
आपका दिमाग, मैं जानता हूं कि दिमाग भी काफी शैतान होता है, जब उसको मन करता है तभी काम करता है। तो कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन दिया गया राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने तो एक और जिंदगी पढ़ा था मोहन राकेश की, ये क्या है, कहानी है। बाकी जितनी भी कहानियां दी गई हैं आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए कि कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी। खासतौर से कमलेश्वर की कहानियों का मूल्यांकन करते हुए आलोचकों ने यह कहा कि ये कस्बाई जीवन के कथाकार है। जो नई कहानी का दौर है उसमें आप देखेंगे कि कुछ ग्रामीण परिवेश के कहानीकार थे, कुछ आंचलिक परिवेश के कहानीकार थे, कुछ शहरी मध्य वर्ग के कहानीकार थे, कुछ कस्बाई जीवन के कहानीकार थे, अलग अलग कहानीकार रहे। और उस जमाने में तो एक बहस भी चली थी, शहर बनाम गांव की कहानी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा गया कि मित्र संवाद पत्र किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह। यहां पर मित्र संवाद नाम से पत्र साहित्य किन दो रचनाकारों के बीच के किए गए पत्रों के संग्रह के तौर पर। ऑप्शन दिया गया है रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल के बीच, नेमी चंद्र जैन, नागार्जुन के बीच, अमृतलाल नागर, यशपाल के बीच, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह के बीच। तो सही जवाब इसका है मित्र संवाद नाम से रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल दोनों के बीच में पत्राचार हुआ था। और अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ऐसे रचनाकार हैं जो कि एक दूसरे के समकालीन रहे। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इन दोनों की जन्म शताब्दी भी एक ही वर्ष मनाई गई थी। अगर मैं सही हूं तो जो हमारे गंभीर विद्यार्थी हैं, यहाँ पर मैं अप्रत्यक्षतः कुछ विद्यार्थियों को मॉनिटर भी घोषित कर दिया हूं, और जो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे कमेंट्स इत्यादि करते रहते हैं। वैसे तो जुड़े रहने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं। एक हमारे विद्यार्थी काफी वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थी सिंसियर हैं। मैं एक विद्यार्थी का मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। वो कोई ऐसा मेरा सवाल ना हो या फिर मेरे द्वारा पूछा गया कोई प्रश्न या फिर संकेत जिसका कि जवाब इस विद्यार्थी ने नहीं दिया होगा। और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको कि मैं लिख सकता हूँ। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो कि हमें मोटिवेट भी करते रहते हैं, जो कि शुरुआत से जुड़े हुए हैं। मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी के मोटिवेशन के थ्रू ही लगातार हम 3 से 4 साल से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। हमने अभी शतक नहीं लगाया हुआ है, उम्मीद है कि जल्दी ही हम शतक भी लगाएंगे। और जब धीमी शुरुआत होती है तो वो ठोस शुरुआत होती है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग बहुत स्नेह प्यार देते हैं। मित्र संवाद नाम से आ गया तो मुझे आप लोगों की याद आ गई कि आप लोग भी तो मित्र ही हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है। वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन दिया गया गोदान, भुवन विक्रम, चित्रलेखा, यही सच है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, भुवन विक्रम। वृंदावन लाल वर्मा एक ऐसे रचनाकार हैं जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपनी रचनाएं लिखते हैं, और इनका जो मजबूत एरिया है वो है बुंदेलखंड। आप देखेंगे ज्यादातर इनकी रचनाओं में बुंदेलखंड का परिवेश आपको दिखाई पड़ेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, बाकियों को आप ध्यान में रखिए कि गोदान किसका है, चित्रलेखा किसका है, यही सच है, किसकी कृति है, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। ऑप्शन दिया गया खंजन नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया, भूले बिसरे चित्र। तो इसका जो सही जवाब है कि जीवनी परक उपन्यास नहीं है, ये हमें बताना है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, भूले बिसरे चित्र, जो कि जीवनी परक नहीं है। बाकी खंजन नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया किसी न किसी के जीवनी पर है। अब किसके हैं ये आपके मन में आने लगा होगा कि ये हो गया सूर का, ये हो गया तुलसी का, क्योंकि जब मैं लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं नहीं लिखता हूं। ठीक है ना, ये जो मजदूर हैं, गांधी को इसमें रखा गया है। तो इस तरीके से जीवनी परक उपन्यास है, किनके किनके हैं ये भी आपके मन में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर चिंता करनी चाहिए कि हाँ भाई, इतने दिनों से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव करना पड़ेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। देखिए कितना ये क्रिएटिव ढंग का क्वेश्चन है। हम तमाम किताबों में पढ़ते हैं कि फला की कृति अधूरी रह गई, ढेका की कृति अधूरी रह गई। तो सवाल बन गया यहाँ पर कि कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। ऑप्शन दिया गया इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, रत्ना की बात।
इसमें हमें बताना है कि कौन अधूरा नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, रत्ना की बात नाम का जो उपन्यास है ये अधूरा नहीं है। बाकी इरावती भी आपने पढ़ा कि अधूरा है, मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा माना गया, चोटी की पकड़ भी अधूरा माना गया, रत्ना की बात नाम का जो उपन्यास है वो अधूरा नहीं। ये थोड़ा सा आपके लिए नया ढंग का प्रश्न होगा, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। चलते आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। पूछा गया कि लगता नहीं है दिल मेरा। जैसे आप लोग बोलते हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा पढ़ने में, तो किसी ने लिख ही दिया कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। ऑप्शन दिया गया कृष्णा अग्निहोत्री, मंडू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, पद्मा सचदेव। तो किसका है ये लगता नहीं है दिल मेरा? ये तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्णा अग्निहोत्री। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से आ गया, और ये प्रश्न थोड़े से माथापच्ची करने वाले होते हैं और थोड़ा परेशान करते हैं। तो आपको किसी भी परीक्षा से पहले विद्यानिवास मिश्र के जितने भी निबंध हैं उनको क्लियर करके एक बार जरूर रिवीजन करके आप जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों को दिया गया है। मैंने सील पहुंचाई तमाल के झरोखे से, शिरीष की याद आई, तुम चंदन हम पानी। इसी में से हमें पूछना है, बताना है कि कौन सा जो निबंध संग्रह है उसका क्रम सही है, ठीक है। तो नाम यही सब दिए गए हैं, इन विकल्पों को आप देखेंगे, दिमाग लगाएंगे तो धीरे 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 इसका आंसर आने लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो यहाँ पर सही जवाब है वो है बी ऑप्शन, इसका सही है। तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुंचाई तमाल के झरोखे से, शिरीष की याद आई, ठीक है। अब इसका जो प्रकाशन वर्ष अगर देखा जाए तो तुम चंदन हम पानी 1957 में। इस तरीके के प्रश्नों में थोड़ा सा वक्त भी लगता है क्योंकि क्लियर भी करना है। 1966 में मैंने सील पहुंचाई, ठीक है। तमाल के झरोखे से आ गया 1981 में, और शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी में ये निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो इसको क्रम के अनुसार तो हमें ध्यान में रखना ही है। बाकी आप देखेंगे कि वन लाइनर में आ जाए कि तुम चंदन हम पानी कब प्रकाशित हुआ या शिरीष की याद आई कब प्रकाशित हुआ, तो ऐसे भी हमें याद रखना है। आगे बात करते हैं विद्यानिवास मिश्र के बाद जो बड़ा नाम है अज्ञेय के निबंधों से भी रिलेटेड सवाल आते हैं प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर पूछा गया कि आत्मने पद, अंतरा, धार और किनारे, त्रिशंकु जो निबंध है इनका क्रम, सही वाला क्रम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी है। अब हम देख लेते हैं कि कब कौन कौन सा निबंध प्रकाशित हुआ। 1945 में त्रिशंकु आया, 1960 में आ गया आत्मने पद, अंतरा आ गया 1975 में, और धार किनारे आ गया 1982 ईस्वी में। अब त्रिशंकु आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अज्ञेय की का निबंध है, लेकिन त्रिशंकु नाम से अलग अलग विधाओं में लिखा गया है, कहानी भी है। आप कमेंट करके बताएंगे कि किसका है, ठीक है। नाटक भी लिखा है, मैं संकेत कर दे रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा खोजिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं। देखिए भाई, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि आपके पास समय नहीं, समय आपके पास है, आप समय कहीं और लगा रहे हैं, तो उसको कट करके आप इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए अपने समय का यूज कीजिए। तो किसकी कहानी है, किसका नाटक है, इसको ध्यान में रखिए। अब मान लीजिए मैं इतने दिनों से आप सभी को पढ़ाता हूँ, गाइडेंस देता रहता हूँ, और कोई विद्यार्थी एग्जाम के 2 दिन पहले आए और इस चैनल से जुड़े, तो फिर इसमें मैं कितना किसी का समय बचा सकता हूँ? तो आपके हाथ में है कि आप अपने समय को कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसको कैसे व्यतीत कर सकते हैं। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इलाचंद जोशी के उपन्यासों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इसका सही अनुक्रम क्या है ये हमें बताना है। नाम दिया गया निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। जितने भी नाम दिए गए इसमें, ये नाम वन लाइनर प्रश्न के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाचंद जोशी, अगर आप इनको गंभीरता से नहीं, गहराई से नहीं पढ़े होंगे तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि इनके कौन कौन से उपन्यास रहे, ठीक है। हो सकता है कि आगे पूछ लिया जाए कि निर्वासित किसका उपन्यास है। जिप्सी देखने में बड़ा छोटा है, लेकिन कई बार पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कवि की प्रेयसी, आप देख रहे हैं कि यह चमत्कृत करने वाला है। कवि की प्रेयसी नाम से उपन्यास किसने लिखा? तो चलते हम बात करते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। अब ये कब कब प्रकाशित हुआ इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो निर्वासित है 1946 ईस्वी में। निर्वासित नाम से
बल्कि निर्वासन नाम से एक और उपन्यास लिखा गया है। आप बता सकते हैं कि ये किसका उपन्यास है? ये थोड़ा सा समकालीन है हम लोगों के, समकालीन में वो अभी उपन्यासकार जीवित भी है, ठीक है। और कोई बांग्ला की साहित्यकार भी निर्वासन या निर्वासित नाम से लिखा हुआ है। थोड़ा सा अपने दिमाग को इधर उधर करिए, नहीं तो इसको तो ध्यान में रखना ही है। इसके बाद हम देखते हैं 1946 में निर्वासित का हो गया जिप्सी। 1952 ईस्वी में लिखा गया जिप्सी। जहाज का पंछी 1954 में लिखा गया। और कवि की प्रेयसी जो है 1976 ईस्वी में लिखा गया। तो इनको एक जगह नोट कर लीजिए, निर्वासित 1946, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी में, ठीक है। चलते आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 44 है कि उसमें क्या प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया कि प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन के दृष्टिकोण से जो नीचे की रचनाएं दी गई हैं, सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन दिया गया पल्लव, लहर, नीरजा, अनामिका। अब देख रहे हैं कि जितनी भी रचनाएं दी गई हैं वो अलग अलग रचनाकारों की हैं और सभी रचनाकार किस युग से जुड़े हुए हैं? छायावाद। तो इसका मतलब ये है कि छायावादी जो प्रमुख स्तंभ, कई किताबों में देखेंगे आप लिखा गया स्तंभ। हमारे एक सर बोला करते थे क्या ये लोग छायावाद के खंभे थे? स्तंभ का मतलब खंभे, लेकिन स्तंभ कई बार कहा जाता है कि पिलर, कि इसी पर अगर इनको हटा दिया जाए तो इस युग का महत्व ही नहीं रहेगा, इसीलिए स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। तो रचनाएं दी गई पल्लव, लहर, नीरजा, अनामिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा इसमें इसका जो सही जवाब यहाँ पर है, आप लोग देख लिए होंगे, ऑप्शन डी, अनामिका, पल्लव, लहर, नीरजा। तो देखिए अनामिका का जो प्रथम संस्करण आया 1923 ईस्वी में, पल्लव 1928, लहर 1933 और जो नीरजा नाम की रचना 1935। कौन किसकी रचना है आपके मन में आ गया होगा, क्योंकि मैं स्पेस छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। अनामिका का दूसरा संस्करण 1938 में भी आया था। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटक दिए गए हैं कुछ और इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। और नाटक देखने से लग रहा है कि ये लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए सभी नाटक दिखाई पड़ रहे हैं। तो पूछा गया कि सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, मादा कैक्टस, ये दिया गया है और हमें बताना है कि सही इसमें क्या है। तो सही है इसमें ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू नाम से जो नाटक लिखे गए हैं ये, इनका अनुक्रम सही है। अब कब कब लिखे गए? मादा कैक्टस 1959 में, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी में लिखा गया, मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी में और कर्फ्यू नाम से लिखा गया 1972 ईस्वी में। तो इनको प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखिए। और बाकी वन लाइनर पूछा जा सकता है कर्फ्यू। आमतौर पर आप जब देखते हैं कि जब समाज में अस्थिरता होती है तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तो सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? यानी यहाँ पर पहले ही प्रश्न में बता दिया गया कि ये जो ग्रंथ दिए गए हैं ये सभी रामविलास शर्मा के ग्रंथ हैं। आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो हम क्रम तो बताएंगे ही, लेकिन आप इन पुस्तकों या ग्रंथों से परिचित भी हो जाइए, क्योंकि ये कभी भी वन लाइनर में भी आ सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब आ रहा है, इन किताबों का ही नाम उलट पलट कर चारों ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न लंबा हो जा रहा है। तो हम सही आंसर को ही देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। अब आस्था और सौंदर्य जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी में, निराला की साहित्य साधना ये 3 खंडों में है, लेकिन भाग 1 जो पूछा गया 1969 ईस्वी में, नई कविता और अस्तित्ववाद। बहुत ही बेहतरीन और अच्छी किताब है, इसको जरूर आप पढ़ें। अब जब परीक्षाएं आपकी बीत जाएं या फिर समय हो तो इस किताब को जरूर पढ़िए, जिसमें कि मुक्तिबोध, अज्ञेय और मुक्तिबोध, क्योंकि मेरा रिसर्च रहा है तो इस किताब को हमने पूरा पढ़ा, ठीक है। तो अज्ञेय और मुक्तिबोध के बहाने पूरी नई कविता और उस पर जो पढ़ने वाला अस्तित्ववादी प्रभाव है उसका मूल्यांकन रामविलास शर्मा ने किया हुआ है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ 1978 ईस्वी में और कहा जाता है कि नई कविता
जो किताब है वो नामवर सिंह की जो किताब है कविता के नए प्रतिमान, उसी के प्रत्युत्तर में लिखी गई, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा ही आभास हुआ। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 47, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल की दृष्टि से नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या रहा है? ऑप्शन दिया गया अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन, नहुस। तो इसमें भी जितने भी नाटक दिए गए हैं ये अलग अलग नाटककारों के, तो आपकी नजरें खोजना शुरू कर दी होंगी कि किस ऑप्शन में सबसे पहले नहुस दिया गया है। नहुस आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में है। बिना प्रकाशन वर्ष याद किए आप आराम से कर सकते हैं कि नहुस जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी ने ही पहले लिखा था, फिर अंधेर नगरी खुद भारतेंदु ने लिखा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद ने, रक्षाबंधन आगे प्रताप। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न एकांकियों से रिलेटेड आ गया। जो बच्चे EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे होंगे, यही है जो गद्य विधाओं से रिलेटेड सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। पूछा गया कि रचना काल के दृष्टिकोण से एकांकियां कौन कौन क्रम के अनुसार है? कारवां, एकादशी, नदी प्यासी थी, एक घूंट। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, एक घूंट, कारवां, एकादशी, नदी प्यासी थी। ये जो ऑप्शन है अनुक्रम के दृष्टिकोण से ये सही है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? जिंदगी नामा, आवा, कुइया जान, बेघर। ये सभी उपन्यास परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इनके लेखक भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें सही जवाब क्या है? 49 का सही जवाब है ऑप्शन डी, बेघर, जिंदगी नामा, आवा, कुइया जान। ठीक है, तो ये इसका सही अनुक्रम है। बेघर का जो प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी में हुआ, जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में, आवा नाम का जो उपन्यास है 1999 ईस्वी में, और कुइया जान 2005 ईस्वी में लिखा गया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। फिर से वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया कि कौन सा इसका अनुक्रम सही है। प्रश्न लंबा हो रहा है थोड़ा सा। दिया गया उपन्यासों का नाम कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, विराटा की पद्मिनी। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर आप देखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी, विराटा की पद्मिनी पहले नंबर पर, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। ये सभी उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए? वृंदावन लाल वर्मा। और मैंने कहा भी कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखने वाले रचनाकार हैं और इनकी रचनाओं में ज्यादातर बुंदेलखंड के इलाकों को रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष आप देखेंगे कि विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी में लिखा गया, इसके बाद लिखा गया कचनार 1948 ईस्वी में, मृगनयनी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास 1950 ईस्वी में, रामगढ़ की रानी लिखा गया 1961 ईस्वी में। तो ये क्रम क्या हो गया? सही हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 51 पे, बात करते हैं कि आखिरकार 51 में क्या प्रश्न है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। जागरण, प्रतीक, नई कविता, कल्पना। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जागरण पहले है, फिर प्रतीक है, नई कविता है, कल्पना है। जागरण से संबंध आप देखेंगे प्रेमचंद का भी रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी रहा है। अब प्रतीक का संबंध आगे भी इसके संपादक के तौर पर है। नई कविता जगदीश चंद्र गुप्त इसके प्रकाशक रहे, संपादक। कल्पना पत्रिका का कई बार जिक्र किया जाता है। ये ऐसी पत्रिका है कि आप देखेंगे कि इसका प्रकाशन उत्तर भारत से न होकर दक्षिण भारत से हुआ। इस एंगल से भी देखिए, आगे सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि कल्पना पत्रिका कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसका प्रकाशन दक्षिण भारत से हुआ। तो कल्पना, मैं जैसे बोल रहा हूं आपके दिमाग में आ गया होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आ गया होगा, जिनका दिमाग बंद है उनका भी खुल गया होगा। ये कहानी लेखन में काफी योगदान दी है पत्रिका, कल्पना पत्रिका, हैदराबाद से। और इसके संपादक कौन रहे? आ गया होगा आपके मन में बद्री विशाल पित्ती। नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है?
प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो मान लीजिए प्रेमचंद ने तो लिखने के लिए 300 कहानियां लिख दी। अब उसमें से कुछ कहानियां हैं जिनके प्रकाशन वर्षों को हम अब यहाँ पर देखकर ही बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 52 का, कि वो है सी ऑप्शन, रानी सारंगा, नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगत। रानी सारंगा जो कहानी लिखी गई ये सन 1910 ईस्वी में लिखी गई। नोट कर लीजिए आप, अगर आप लोगों के लिए नया हो तो। नमक का दारोगा 1913 में ये कहानी लिखी गई। शतरंज के खिलाड़ी ये कहानी लिखी गई है 1925 ईस्वी में। और सदगति नाम से कहानी लिखी गई 1931 ईस्वी में। आप कमेंट्स कर जरूर बताइए कि प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास सन 1931 ईस्वी में लिखा। प्रेमचंद जो एक तरफ कहानियां लिख रहे थे, दूसरी तरफ उपन्यास भी लिख रहे थे, कितना मेहनत करते रहे होंगे ये आप कल्पना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। पूछा गया कि जो कृतियां दी गई हैं सही अनुक्रम क्या है। कलकत्ता से पेकिंग, चीणों पर चांदनी, यात्रा वक्र, चक्र, यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा। तो देखने से ये लग रहा है कि ये जो रचनाएं हैं ये सब किससे जुड़ी हुई हैं, यात्रा साहित्य से। ठीक है, यात्रा साहित्य से जुड़ी हुई ये रचनाएं। तो हमें बताना है कि सही अनुक्रम क्या रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पेकिंग, चीणों पर चांदनी और यात्रा चक्र। ठीक है, तिब्बत यात्रा 1937 में लिखा गया। कलकत्ता से पेकिंग का प्रकाशन वर्ष रहा 1955 में। चीणों पर चांदनी जो कि कई पाठ्यक्रमों में लगा भी हुआ है 1964 ईस्वी में। और यात्रा चक्र 1995 ईस्वी में लिखा गया है। तो इनको आप नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। कहानियां दी गई हैं, डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैंस के इधर उधर, गदल। अब हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी है, कि पहले गदल, डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैंस के इधर उधर। और ये जितनी कहानियां दी गई हैं किसी एक कहानीकार की नहीं है, बल्कि अलग अलग कहानीकारों की ये कहानियां हैं। ठीक है, जिसमें आप सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कहानी है वापसी, डिप्टी कलेक्टरी, आपने जरूर कभी न कभी पढ़ी होगी। तो इनके रचनाओं को हम देख लेते हैं कब कब प्रकाशन वर्ष हुआ। 1955 ईस्वी में गदल नाम से कहानी लिखी गई, रांगे राघव। डिप्टी कलेक्टरी, अमरकांत ने इस कहानी को लिखा 1956 ईस्वी में। वापसी, उषा प्रियंबदा जो लिखा इन्होंने, वापसी कहानी लिखी गई है 1961 ईस्वी में। और फैंस के इधर उधर नाम से कहानी लिखी गई 1968 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 55, निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पर निराला के निबंधों को, निराला की कविताओं को तो हम बिल्कुल याद करके रखते हैं, लेकिन उनके निबंध भी काफी अच्छे रहे। तो कौन कौन से निबंध है, पहले तो निबंधों को का नाम हम देख लेते हैं। प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पदम। ठीक है, ये यहाँ पर निबंधों के नाम दिए गए। अब इसका जो सही अनुक्रम है वो है ऑप्शन सी, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन। ठीक है, अब देखा जाए तो जो प्रबंध पदम है 1934 ईस्वी में लिखा गया। प्रबंध प्रतिमा जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ। चाबुक नाम से जो निबंध आया 1949 ईस्वी में। और चयन 1957 में। ये सब किसके निबंध रहे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। तो ये तो प्रकाशन वर्ष और क्रम के अनुसार प्रश्न हो गए। अब चलते हैं, बात करते हैं कि स्थापना से और तर्क पर आधारित जो भी सवाल रहे। स्थापना दी गई कि एब्सर्ड बोर्ड व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। रीजन दिया गया, यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सही है और इसमें कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर जो 56 का, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कहा गया कि एब्सर्ड बोध व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एब्सर्ड बोध का मतलब क्या है, विसंगति बोध। आपने सुना होगा
नाटक और एकांकियों में एक नाम है, जो उनका नाम है भुवनेश्वर प्रसाद, जो इसके लिए ज्यादा जाने जाते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कि दोनों में कौन सही है कौन गलत है, तो स्थापना जो दी गई है वो गलत है, और जो तर्क दिया जा रहा है वो क्या है, सही है। ठीक है, बताया गया कि एब्सर्ड बोध व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो कहा गया कि तर्क दिया गया कि यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो विसंगति बोध को जरूर आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर स्थापना जो दी गई है वो गलत है, लेकिन तर्क जो दिया गया इसके पीछे वो सही है एब्सर्ड बोध के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य। तर्क दिया गया कि मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रिय न होकर आदि सर्जना शक्ति है, वही हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही जवाब है। इसका जो सही जवाब हो गया कि दोनों क्या है, सही है। यहाँ पर जो स्थापना दी गई है वो भी सही है, और जो तर्क दिया गया है वो भी सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना दी गई कि हिंदी काव्य शास्त्र का सर्वोच्च प्रदेय है सर्वांग निरूपण। सर्वांग निरूपण शब्द का प्रयोग आपने रीतिकाल में ज्यादा सुना होगा। सर्वांग निरूपण का मतलब है कि जिसमें रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष सभी तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो हिंदी काव्य शास्त्र का सर्वोच्च प्रदेय या योगदान क्या है, सर्वांग निरूपण। सर्वांग निरूपक आचार्यों ने रस, अलंकार, पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, गुण दोष आदि की भी चर्चा की, जो अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन ए और मतलब कि स्थापना और तर्क दोनों सही है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, वो भी स्थापना तर्क पर आधारित है। पूछा गया कि अधिकतर संस्कृत आचार्य औचित्य के पोषक रहे हैं, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं होता। अच्छा, इस तरीके के प्रश्नों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भाषा शैली भी आप देख रहे हैं कि बहुत संस्कृत निष्ठ है और कठिन, और लंबे लंबे यहाँ पर स्थापना और तर्क भी दिए गए। कहा गया कि अधिकतर संस्कृत आचार्य औचित्य के पोषक रहे हैं, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं होता। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे, आपके मन में आ गया होगा कि ठीक है, क्षेमेंद्र। तो कहा गया कि क्षेमेंद्र ने जो भी औचित्य संप्रदाय को आगे बढ़ाया वो बहुत नया काम नहीं रहा, बल्कि हर आचार्य औचित्य के बारे में कुछ न कुछ अपने विचार रखते रहे। तो इसलिए औचित्य का अस्तित्व कभी सिद्ध नहीं होता है, वो रहे न रहे कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो स्थापना हो गई। तर्क दिया जा रहा है कि औचित्य का आग्रह आचार्य भरत से लेकर आनंद वर्धन, महिम भट्ट आदि ने बहुशः किया, जिसके बारे में मैंने अभी कहा। सभी काव्यांगों में इसकी स्वीकृति है, अतः क्षेमेंद्र ने समग्रतः इस मत को सुव्यवस्थित किया है, किंतु एकल मत होने के कारण इसे संप्रदाय कहना समीचीन नहीं लगता है। तो क्या ये दोनों सही है गलत है, हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया कि ये भी सही बात है कि सभी आचार्यों ने औचित्य पर विचार किया है। अगर क्षेमेंद्र ने आगे चलकर औचित्य संप्रदाय बनाया फिर या फिर उसका प्रवर्तन किया तो बहुत उसकी महत्ता या उपयोगिता नहीं दिखाई पड़ती। दोनों क्या है, सही है। अगला है जो कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से रिलेटेड आ गया। प्लेटो के अनुसार भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकर होता है, और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा घातक होता है। अतः आदर्शवाद और त्रासदी दोनों सिद्धांत संदिग्ध हैं। प्लेटो के अनुसार भावातिरेक क्या होता है, अत्यंत अनिष्टकर होता है, यानी कि हानि पहुंचाने वाला होता है। लेकिन प्लेटो के बाद जो अरस्तु आए उन्होंने कहा कि भावों का दमन, अगर आपके मन में कोई भावातिरेक या भावना आ रही है, अगर उसका आप दमन कर रहे हैं तो बहुत घातक होती है। अतः आदर्श और त्रासदी दोनों सिद्धांत संदिग्ध दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि
ट्रेजेडी के लिए अरस्तु जाने जाते हैं। ठीक है। तर्क दिया गया कि प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते थे, अरस्तु मात्र विरेचन तक उसकी उपयोगिता मानते थे, अतः दोनों सिद्धांत अधूरे लगते हैं। अब हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, दोनों सही है कि गलत है। यहाँ पर क्या है, दोनों कथन और तर्क दोनों क्या है, सही है। लेकिन आगे की परीक्षा, एक बार मैं अभी पिछली बार क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो इसमें एक सवाल पूछा गया था कि भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकर होता है, किसका कथन है? तो इसमें प्लेटो इत्यादि का नाम दिया था, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए। भावों का दमन बड़ा घातक होता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो यही प्रश्न आपके लिए कठिन हो जाएगा कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमने नहीं पढ़ा है, कैसे कर पाएंगे क्या, ये सब आपके दिमाग में आने लगेगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट है ये फालतू नहीं है। उम्मीद है कि जो बच्चे मुझसे ज्यादा दिनों से जुड़े हुए हैं वो भली भांति इस चीज को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। चलते हैं आगे बात करते हैं, क्योंकि हम भी अपने भावातिरेक को नहीं रोक पा रहे हैं। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया कि उत्तर संरचनावाद मुख्यतः पाठ केंद्रित है और वह पाठ अर्थापन साध्य होता है। आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, विखंडनवाद, कुछ ऐसे वाद हैं जिनको कि आपको परीक्षाओं से पहले जरूर ध्यान में रख के जाना चाहिए। यहाँ पर उत्तर संरचनावाद से संबंधित प्रश्न आ गया कि उसका मुख्य केंद्र ध्यान क्या है, पाठ केंद्रित है और वह पाठ अर्थापन साध्य होता है। तर्क दिया गया कि पाठ को इतना महत्व देना और लेखक की मृत्यु की घोषणा कर देना सस्यूर का अतिवादी चिंतन है, अतः यह पुनर्विचारणीय। आप पढ़ेंगे बाद में जो भी उत्तराधुनिकता, उत्तर संरचनावाद, संरचनावाद ये सब आया हुआ है, तो उसमें लोगों ने कहा कि लेखक की मृत्यु हो गई है, इतिहास का अंत हो गया है और ईश्वर की भी मृत्यु हो गई है, सब चीज की मृत्यु की घोषणा कर दी। तो ये क्या था उनका अतिवादी चिंतन। इस पे क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो दोनों बातें क्या है यहाँ पर सही है, तर्क भी सही है और स्थापना भी सही है। अगला प्रश्न है जो कि स्थापना तर्क से रिलेटेड, कि काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है। काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है, लोक से इतर, लोकोत्तर। ठीक है। कवि की अनुभूति लोक से परे होती है, इसलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। अब हमें बताना है कि इसमें दोनों सही है, दोनों गलत है। तो यहां पर कहा गया कि काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है, ये बात तो यहां पर क्या है कि काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है, तो ये क्या है, सही है। लेकिन कहा गया कि कवि की अनुभूति लोक से परे होती है, इसीलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया। कवि को नहीं कहा गया, बल्कि किसे कहा गया, ब्रह्मानंद सहोदर, रस को। इसलिए क्या है, गलत हो गया। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। ये आप लोगों के लिए लाइन समर्पित है कि प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। आप अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए या फिर जब आप रेगुलर क्लास करने जाते थे। अब तो विद्यार्थी सब लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लिए हैं और जाते भी हैं पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी का बहुत प्रचलन चल दिया गया है। पहले लोग कोचिंग में जाते थे, फिर कोचिंग वालों ने और लूटने के लिए लाइब्रेरी भी बना दिया है। आप अपने मन को खुद से जब तक नहीं कंट्रोल करेंगे, ये सब आपको भटकाने वाले ही यंत्र हैं। चलते हैं आगे बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि प्रेम में प्रिय तो अच्छा लगता है और साथ में जो प्रेमी है उसको भी लगता है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तर्क दिया गया कि प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूति जन्य तादात्म्य आधार के रूप में काम करता है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सही और कौन गलत है। ये दोनों गलत हो ही नहीं सकते, इसलिए सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ए और आर दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। एक चीज तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न आते हैं वो किसी न किसी महत्वपूर्ण आलोचक या विद्वान के निबंधों, आलोचना, जो भी अवधारणाएं वहां से सीधे सीधे उठाए जाते हैं, चाहे वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र हो, चाहे भारतीय काव्यशास्त्र हो, या फिर हिंदी आलोचना। ये पंक्ति आपको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इत्यादि बोल रहे हैं।
तर्क दिया गया कि कविता का संबंध हृदय से न होकर मन से और वह विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि स्थापना तो सही है कि जो कविता है वो हृदय को प्रकृति दिशा में लाती और जगत के बीच उसका प्रसार करती हुई मनुष्यत्व को, जो इंसानियत है, उसको उच्च भूमि पर ले जाती है। लेकिन जो तर्क दिया गया है कि कविता का संबंध हृदय से न होकर मन से है और वह विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है, क्या है? गलत है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ए सही है, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है वो क्या है? गलत है। तो ऑप्शन ये वाला सही हो गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों में प्रस्थान बिंदु अवश्य भिन्न है, पर दोनों का लक्ष्य बिंदु एक ही है। तर्क दिया गया कि भाव का संबंध हृदय से है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, अतः दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो हमें बताना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो देखिए यहां पर बताया गया कि भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों में प्रस्थान बिंदु अवश्य भिन्न है, पर दोनों का लक्ष्य बिंदु क्या है? एक ही है। आप किसी चीज को दिल से सोचते हैं या फिर दिमाग से सोचते हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य क्या है? आपका दिल करता है कि मैं इस परीक्षा में सफल हूं, और आपका दिमाग भी करता है कि मैं उसी हिसाब से इसका साथ दूं। तो ये तो हो गया सही। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि भाव का संबंध हृदय से और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, ये तो दोनों सही है, लेकिन बताया गया कि ये एक दूसरे के विरोधी है, ये बात गलत है। इस तरीके से यही पर क्या हो जा रहा है, ऑप्शन जो आंसर है वो भी क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। सिर्फ इतना ही दूर की वजह से गलत हो गया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 66 देखते हैं। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ और सुमेलित वाला प्रश्न यहाँ पर आ गया। जब से मैं ये कॉमन प्रैक्टिस सेट कर रहा हूं तो मुझे क्रिकेट टीम याद आ रही है कि कुछ प्रश्न ओपनर बैट्समैन की तरह दिख रहे हैं, कुछ मिडिल ऑर्डर की तरह दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऑलराउंडर की तरह है, कुछ टेलेंडर की तरह है। तो आप देख रहे हैं कि हर प्रैक्टिस सेट में सुमेलित वाला टेलेंडर में आ जा रहा है। तो हम पूरे ऑप्शन पे नहीं विचार करेंगे, बस हम यहाँ पर सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए पूछा गया है कि गंगा लहरी, वीर सतसई, भ्रमरदूत, देवदूत किसकी किसकी रचना है? यहाँ पर हमें सुमेलित करना है इसको, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो भ्रमरदूत है वो किसका है? भ्रमरदूत हो गया सत्यनारायण कवि रत्न का। इसमें जितने भी नाम दिए गए, थोड़ा सा आपको नामों को भी ध्यान में रखना है, हो सकता है कि पूरा नाम कभी पूछ ले। फिर इसके बाद जो नाम यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर का हो गया गंगा लहरी, वीर सतसई दिया गया है वियोगी हरि का, और रामचरित उपाध्याय दिया गया देवदूत। तो ये सभी रचनाएं इन रचनाकारों से जुड़ी हुई। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नाटकों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो नाटकों के पात्र यहाँ पर दिए गए हैं और नाटक दिए गए। चाणक्य, सुरेखा, रामचंद्र, नारायण दास, मातृगुप्त, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम नारायण दास को अंधेर नगरी, फिर इसके बाद रामचंद्र जो है वो कोर्ट मार्शल भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद मातृगुप्त का नाम आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सुरेखा है, सुरेखा का संबंध द्रौपदी से, और कौमुदी महोत्सव का संबंध चाणक्य से। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चाणक्य न सिर्फ चंद्रगुप्त नाटक में है, बल्कि कौमुदी महोत्सव नाम से जो नाटक लिखा गया है उसका भी एक पात्र है। तो इनको ध्यान में रख लीजिए, जो नया रहा होगा आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पर भी सुमेलित करना है रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ। तो यहाँ पर कृतियां दी गई हैं, अग्रदास, यहाँ पर है भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक, अवध विलास, ये कृतियां हैं। अब हमें मिलान करना है कि कौन किसकी कृति है। तो भरत मिलाप किसका हो गया? ईश्वरदास का। ध्यान मंजरी नाम से रचना की अग्रदास। कई जगह पर राम ध्यान मंजरी भी आ जाता है। रामायण महानाटक के रचनाकार हो गए प्राणचंद चौहान, और अवध विलास लिखा लाल दास ने। तो जो भी रचनाएं थी उसके रचनाकार हो गए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया गया है, हृदय राम ने भी लिखा हुआ है हृदय हनुमान नाटक करके। तो महानाटक और इसी को लेकर कंफ्यूजन में नाम दे दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कृतियों को सुमेलित करना है। कृतियां दी गई हैं युगल शतक, रागमाला, प्रेम वाटिका, रूप मंजरी, रणमल छंद, ठीक है। तो यहाँ पर हमें
मिलान करना है कि आखिरकार कौन सी कृति किसकी है। तो पहले तो हम मिलाते हैं कि रूप मंजरी किसकी हो गई, नंददास की, और श्री भट्ट की कृति हो गई युगल शतक, रसखान की कृति हो गई प्रेम वाटिका, और हरिराम व्यास की रचना हो गई रागमाला। तो ये तो हो गए जो यहाँ पर रचनाकार दिए गए थे उनकी कृतियां। यहाँ पर एक रचना दी गई है रणमल छंद, और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आगे बढ़ सकता था अगले प्रश्न पे, लेकिन एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया हुआ था कि रणमल छंद जो कि श्रीधर की रचना है और ये आदिकाल की रचना है। अब मैं तो अगर कोमा में भी रहूं तो भी नहीं कभी बताऊं कि रणमल छंद जो है भक्ति काल की रचना है। मैंने आदिकाल ही पढ़ा है अपने दिनों में जब तैयारी करता था तब, और जब आप सभी को पढ़ाता हूं तब। हाँ, कभी अगर भूलवश निकल गया तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं कर पाऊंगा। इस चीज को मैं नहीं, उनके कमेंट्स को मैं नहीं पचा पा रहा था कि मैं गलत बताया हूँ। रणमल छंद आदिकालीन रचना है श्रीधर की। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है 70। पूछा गया कि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उक्तियां दी गई हैं और उन उक्तियों को हमें सुमेलित करना है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, मुख्यार्थ हतिर्दोष, करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधन। तो हमें मिलान करना है कि भाई कौन किसके द्वारा कृति लिखी गई। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि शरीरम शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये किसके द्वारा हो गया, ये हो गया दंडी द्वारा। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, ये हो गया आपका वामन का है। मुख्यार्थ अतिर्दोष, ये किसका हो गया, ये हो गया आपका मम्मट का। करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम, ये हो गया आपका भामा का। तो जो उक्तियां दी गई थी ये उक्तियां यहाँ पर सुमेलित के तौर पर हैं। हो सकता है कि ये वन लाइनर में भी पूछी जाए। अगला प्रश्न है कि इन स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से रिलेटेड यहाँ पर कि महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर हो, दार्शनिक हो। महान कवि कौन हो सकता है, जो गंभीर भी हो और दार्शनिक भी हो। किसका कथन है अभी हम बताएंगे। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन, ये किसका कथन है, इसको भी बताएंगे। और बताएंगे तो बताएंगे ही, आपके मन में आने लगा होगा। मन का भटकाना नहीं है कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और आपका मन दूसरी जगह, जोड़ कर रखना है। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, ये किसका है, इसको भी बताना है। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। पंक्तियों को मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि ये पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं, आपको मोटिवेट भी करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो मिलान करते हैं। थोड़ा सा ये प्रश्न लंबा होगा और यहाँ पर कुछ वक्त लग सकता है, इसको मिलान करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दिया गया कि कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। तो बी का एक होगा, पहले हम अपने अनुमान से कर लेते हैं। बी का एक आप देख रहे हैं किसमें हो रहा है, ऑप्शन डी में। तो इसका तो सही जवाब ऑप्शन डी 100% हो गया, लेकिन हमें अन्यों को भी जानना है। तो एक बार मैं नोट कर लेता हूं यहां पर कि ए का हो गया 2, ठीक, बी का हो गया 1 और सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। अब ऊपर में हम जल्दी जल्दी इसको मिलाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा भी कर देता हूं, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि बी का आप नोट करते जाइए या फिर इसको याद कर लीजिए। पूछा गया कि कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, ये किसका कहना है, टीएस इलियट का। फिर बी का एक हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर हो, दार्शनिक, ये बात कही कॉलरिज ने। सी का इसमें आ रहा है 4। अब देखते हैं कि कहा गया कि काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होना चाहिए, आइए रिचर्ड्स का। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, ये बात कही है लोनजाइनस ने। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मिलान कर लीजिए या फिर नोट भी कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया था ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
72 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं और हमें सुमेलित करना है कि कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। दृग अरुझत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं हरी, ये पहले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। चंचल अंचल सा नीलांबर खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग अंबर पनघट में डूबो रही तारा गटूसा नागरी। इसमें हमें बताना है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए दीर्घ उर्जत का मैंने बताया था उस बार, यहाँ पर भी क्या है असंगत अलंकार। इसके बाद चंचल अंचल सा नील, सा यहाँ पर आ गया तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपमा हो गया। इसके बाद है खिला हो ज्यों, ज्यों आया हुआ है तो तुरंत आप बोल देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। और अंबर पनघट में डूबो रहे तारा घट उषा नागरी, तो ये हो गया रूपक। ठीक है, तो इसको हम तारा घट नागरी वाले को रूपक में नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं रूपक अलंकार। तो आगे की परीक्षाओं के लिए कम से कम इन पंक्तियों और अलंकारों को जरूर ध्यान में रखिए, वन लाइनर में भी आ सकता है ये सब। अगला प्रश्न है कि पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां दी गई हैं और कवियों को सुमेलित करना है, थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक, तो यहां पर देखिए लिखा गया कि कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, वे पत्थर जोड़ रहे हैं मैं ही वसंत का अग्रदूत। ये सब पंक्तियां हैं। सबसे पहले हम मिलाते हैं कि इसमें जो है ये जो पंक्ति ली गई है बी का, ये मुक्तिबोध की है। तो बी का एक हम देख लेते हैं। बी का एक आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि जो ए है कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, ये हो गया रघुवीर साहब। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, ये किसका हो गया, ये हो गया नागार्जुन का। मैं ही वसंत का अग्रदूत, ये हो गया निराला का। यानी कि आप इसमें देख रहे हैं कि आगे का कोई रोल नहीं। तो इन पंक्तियों को जो जरूर ध्यान में रखिए कि कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, रघुवीर सहाय, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच। ठीक है, ये हो गया मुक्तिबोध। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, ये हो गए नागार्जुन। मैं ही वसंत का अग्रदूत हो गए निराला। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, यहां पर 73 का जो सही जवाब है वो ए हो गया। आगे बात करते हैं 74 के ऊपर। बड़ा 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 क्वेश्चन यहां पर आ जा रहा है। पूछा गया कि कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न के माध्यम से यह भी पता चल जाएगा कि कौन कवि किस इलाके का है, किस क्षेत्र का कवि रहा है, यह भी पता चल जाएगा। तो जगदीश गुप्त, वंशीधर शुक्ल, ईसुरी, सूर्यमण मिश्रण, या फिर मिश्रा होना चाहिए, यस मिश्रण लिखा है इसमें। तो कौन किस इलाके का है, तो सबसे पहले तो ईसुरी के फाग आपने सुने होंगे, जिनका संबंध किससे है, बुंदेली से। तो सी का हमें एक अगर पता चल जाता है तो बाकी ऑप्शन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सी पर एक दो दो जगह पे है, इसका मतलब है कि एक बार हमें और चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वंशीधर शुक्ल जो किससे जुड़े हुए हैं, अवधि से हैं। तो बी का 4 हम देख लेते हैं किसमें, बी का 4। तो अब ये क्लियर हो गया कि इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा। तो तुरंत मिला लेते हैं। ए का जो जगदीश गुप्त है वो किससे हो गए, ब्रज से। ठीक है, और सूर्यमल किससे जुड़े हुए हैं, नाम से ही लग रहा है कि ये कहीं कहीं सूर्यमल जो है ये कहीं राजस्थान से तो नहीं है, सही बिल्कुल वहीं से है। तो डी का 2 हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जगदीश गुप्त अवधि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वंशीधर शुक्ल जो है वो अवधि से जुड़े हुए हैं, ईश्वरी जो है बुंदेली से हैं। जगदीश गुप्त ब्रज से, वंशीधर शुक्ल अवधि से, ईश्वरी बुंदेली से और सूर्यमल राजस्थानी से। ये इसका सही जवाब है। आज का जो आखिरी प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि रचनाकारों को उनके सर्वाधिक संबद्ध जनसंचार माध्यमों से सुमेलित कीजिए। जनसंचार का भी चैप्टर लगा हुआ है EMRS इत्यादि में। यहाँ पर देखिए सवाल आ गया कि कौन साहित्यकार किस एरिया से जुड़ा हुआ है।
उदय शंकर भट्ट, इलाचंद जोशी, मनोहर श्याम जोशी, अज्ञेय का संबंध कहाँ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इला जो मनोहर श्याम जोशी, क्योंकि मुझे ये याद आ रहा है कि इनका संबंध दूरदर्शन से रहा है, तो हम देखते हैं कि सी का एक किस में सही हो रहा है। सी का एक आप देख रहे हैं कि दो दो जगह सही हो रहा है। ठीक है, तो एक राउंड और आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो उदय शंकर भट्ट का संबंध किससे रहा है? फिल्म से रहा है। ठीक, और जो अज्ञेय आमतौर पर माने जाते हैं कि इनका संबंध, अज्ञेय का संबंध किससे रहा है? अज्ञेय का संबंध रहा है संपादन, इन्होंने ज्यादातर समाचार पत्र पत्रिकाओं से ही इनका जुड़ाव रहा, तो डी हो गया। अब इसके बाद जो बचते हैं वो बच रहे हैं इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी का संबंध हो गया रेडियो से। देखिए, ये आप सभी के लिए नए ढंग का प्रश्न रहा होगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उदय शंकर भट्ट का संबंध फिल्मों से है, इलाचंद जोशी रेडियो से जुड़े हुए थे, मनोहर श्याम जोशी फिल्म से, और अज्ञेय समाचार पत्र पत्रिकाओं से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो हमने कुल 75 प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी प्रश्न नंबर 1 से लेकर 75 तक एक बैठक में इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अपने लिए देखे होंगे, अपने रिवीजन के दृष्टिकोण से देखे होंगे, और आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक